नमस्कार दोस्तों। अगर आप आईएएस-पीसीएस मास्टर चैनल पर पहली वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी ट्रिक की, तो आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। इस सीरीज़ में कई सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जल्दी से जाके उन सारी वीडियोज़ को देखिए। ये आपके लिए अनिवार्य है अगर आपको सफल होना है तो। क्योंकि एक बात मैं फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आप सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के दम पर कि जो आपने पढ़ लिया है, उसी से सोच रहे हैं कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, ये कभी नहीं होगा। आपको चाहे आप कितना भी पढ़ लें, एग्ज़ाम में 100 में से मुश्किल से 35 के क्वेश्चन खूब बढ़िया अगर आपने पढ़ाई की है तो 35 क्वेश्चन्स आपको आ रहे होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन्स हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनमें आप 2 विकल्पों में कन्फ्यूज़ होंगे। कहीं-कहीं आपको तो हवा ही नहीं लगेगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई, कुछ लोग ठीक कहते हैं, दुनिया में जो भी है सब पढ़ लो, कहीं से भी आ जा रहा है। ये डर अंदर बैठेगा, घबराहट आएगी और उसके चक्कर में आप गलतियाँ करेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ उन तरीकों को भी सीख लेते हैं, उन ट्रिक्स को भी जान जाते हैं, उस कॉमन सेंस को डेवलप कर लेते हैं, पैटर्न की समझ बना लेते हैं, जिनके आधार पर आप उन क्वेश्चंस को भी हल कर पाएँ जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप पक्का क्वालीफ़ाई करेंगे। आप जैसे लोगों के लिए एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है। यूपीएससी ऐसे मूर्खों को नहीं चाहती, जो सिर्फ़ किताबी बातें पढ़ के रट के आके बैठ जाएँ और वही सॉल्व करके चले आएँ। कुछ लोग चाहिए जो अपना दिमाग लगाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा-सा रिस्क भी लेते हैं। यूपीएससी को ऐसे ही लोग चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। पॉलिटी ज़्यादातर लोगों के लिए आसान सब्जेक्ट होता है और मज़ेदार बात ये है कि इसी में ज़्यादातर लोग सिली मिस्टेक करते हैं। ऐसी गलतियाँ जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, जब एग्ज़ाम से, टेस्ट से बाहर आते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि अरे बाप रे! ये कैसे हो गया? इतनी भयानक गलती कैसे हो गई? ये मैंने कैसे कर दिया? है ही ऐसी चीज़। एक तो दिमाग में था कि मेरा सब्जेक्ट है, मज़ा आ गया, बहुत आसान है। ऊपर से क्वेश्चन देखा तो लगा अरे ये तो पढ़ा ही है, यहीं से तो क्वेश्चन आया है। और उसके बाद से जब टिक लगा के आए, तो लगा कि यार ध्यान नहीं दिए। चलिए मैं ध्यान दिलवाता हूँ। यहाँ देखिए, मैं कई सालों से जब भी मैं सबूत दिखाता हूँ, हर साल एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कभी-कभी 2-2 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कि यूपीएससी बार-बार ऐसी बातें पूछ रही है, ऐसे कथन बना रही है। आप ध्यान दें तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर फँसेंगे। कैसे कथन? इसे पढ़िए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। लगातार मैं इस बात पे ध्यान दिलाता हूँ कि जहाँ भी यूपीएससी ने ये बात कह दिया कि संविधान में इसकी परिभाषा लिखी गई है, दिमाग ठनक जाना चाहिए। नहीं, 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 ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अब तक जितनी बार ये लाइन पूछी गई है, हर बार गलत है ये। संविधान में बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की परिभाषा नहीं है। लेकिन इसी का फ़ायदा यूपीएससी उठाती है। जो चीज़ संविधान में परिभाषित नहीं है, उसे लिख देगी कि ये संविधान में परिभाषित है। पढ़ने में तो बड़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, संघवाद तो है ही हमारे यहाँ, पंथ निरपेक्षता है ही, मूल अधिकार हम पढ़ते ही हैं, लोकतंत्र ये व्यवस्था हमारे यहाँ ही है, मूल ढांचा हमने पढ़ा ही। इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं। तो लगता है कि भाई ज़ाहिर-सी बात है संविधान में, यहाँ ध्यान नहीं देते। इसकी परिभाषा संविधान में नहीं, मूल ढांचे की। और ये बड़े-बड़े शब्द इसलिए लिख दिए गए ना ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, ये सब संविधान में है ही है। ये नहीं कहा गया कि सब संविधान में है। ये पूछा गया है कि मूल ढांचा क्या संविधान में परिभाषित है? मूल ढांचे के तहत क्या ये बातें डाली गई हैं? ये सब हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब मूल ढांचे के तहत आते हैं। लेकिन पहली बात ये ध्यान रखिए कि इसे संविधान में नहीं परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले में ये बात शुरू की थी, उसके बाद कई बार परिभाषित किया है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बातें मूल ढांचे में है। संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ये कथन कहीं भी आए तो आप उसे गलत मानिएगा। अभी तक का रिकॉर्ड है, यूपीएससी ने ये कथन हर बार फँसाने के लिए, अब जो लोग नहीं जानते हैं, वो लगे रहते हैं अपना। खैर, बाकी ये वाला आप पढ़िए अपने हिसाब से और बताइए कि ये क्यों गलत है। मेन जो पैटर्न बताना, शायद ट्रिक बतानी थी, वो मैंने यहाँ पे बता दी।
भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये किस आधार पर सही है या गलत है। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो पैटर्न देख रहे हैं जिनके आधार पे हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, जिनके आधार पे हम जान सकते हैं कथन सही होगा कि गलत होगा। अब यहाँ बताइए, अगर आपने साइंस वाली वीडियो देखी है, अगर आपने इन्वायरमेंट वाली वीडियो देखी है, अगर आपने साइंस इन्वायरमेंट में था, ज्योग्राफी में भी है थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज़्यादा साइंस में ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आपको 1 सेकंड लगा होगा इसका उत्तर सोचने में। क्यों? क्योंकि ये वाला पढ़िए। अक्सर ऐसा होता है साइंस वगैरह में, तो खूब मैंने देखा है कि किसी टेक्नोलॉजी का प्रभाव पूछ लिया गया है, लेकिन इसको अलग ही, इसको साइंस से जोड़ के मत देखिएगा, पॉलिटी का थोड़ा सा अलग ही मामला है, लेकिन अलग एंगल से इसको देखें। कहा जा रहा है कि ये प्रावधान है कुछ, कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं बताइए। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रभाव डालते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं अनुसूची। क्या प्रभाव इसका हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक कानून बनाया गया है, क्या उसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा? हो सकता है। क्या उसका असर हमारी राजनीति पर होगा? हो सकता है। क्या उसका असर एग्रीकल्चर पर होगा? इस एंगल से जब आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। शिक्षा पर इन सब का प्रभाव हो सकता है। आप बैठ के आप सोचने लगे, यार 5वीं अनुसूची में ऐसा क्या है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, 7वीं अनुसूची में ऐसा क्या है जो तब तो हो गया, समय भी खराब होगा और बहुत अधिक संभावना है कि आप गलत करेंगे। तो वो सारी बातें याद करिए जो मैंने अब तक बताया है, और उसको याद करने के बाद आप समझ जाएंगे, मुझे ज़्यादा लेक्चर नहीं देना पड़ेगा, कि जहाँ भी प्रभाव की बात पूछी जा रही है, बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है और प्रभाव हो सकता है, वो भी ध्यान रखिए। तो आप समझ जाएंगे कि नहीं इसका जो है, जहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन ये है, यहाँ पढ़िए। यहाँ पर क्या आपको कुछ दिख रहा है? लंबा क्वेश्चन है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। इस प्रश्न में आपको अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो भी आपने पढ़ा है उसे याद करना पड़ेगा, लेकिन इसे मैंने क्यों लिया है, इस कथन को याद दिलाने के लिए। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। ये जो शब्द है, ये परिभाषित करता है, ये कथन गलत है, इतना हम 100% श्योर हैं, बाकी आप दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, ये याद दिलाने के लिए कि जहाँ भी संविधान किसी चीज़ की परिभाषा दे रहा है, ये करता है, इस तरह के कथन होते हैं, वो कथन गलत होता है। तो एक ये एलिमिनेट हो जाएगा, इससे आपको उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये मुझे याद दिलाना था, इसलिए मैंने ले लिया था। बाकी आपने जो पढ़ा है थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कि बहुत भारी है, कभी कभी लोग डर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लिख दिया गया है तो उसको देख के डर जाते हैं कि बाप, इसका मतलब क्वेश्चन कठिन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितना लंबा लिखा रहता है क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। साइंस और टेक में और ज़्यादा आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, खैर इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बताइए इसमें क्या है, इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा ट्रिक उस तरह से काम नहीं करती। यहाँ पर ट्रिक है एलिमिनेशन मेथड, कि आप एलिमिनेट कर रहे हैं कुछ एक्सट्रीम वर्ड है, वो वाला मैंने नहीं लिया है। एक्सट्रीम वर्ड मैंने कई बार वो एग्जांपल दे दिया अलग अलग विषयों में जहाँ आया है, तो और आप जानते भी हैं, जो बात आप जानते हैं उस पर ज़्यादा समय लगा के, जो नहीं जानते उधर ध्यान दिलाना है। तो यहाँ पर पॉलिटी में थोड़ा सा अलग मामला है। बस एक चीज़ यहाँ भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लिखा गया है, देखिएगा क्या है ये, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा ये और ये। थोड़ा सा आप इन कथनों को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, वही ट्रिक मैंने पिछले विषयों में कई बार बताया है कि आपको ए और बी में से चुनना है। 1 और 2 यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ भी है,
तो क्या आपको लगता है कि इन पर विचार करना चाहिए कि 1971 की बात हमें याद है कि नहीं? क्या आपको लगता है कि इस पर हमें बात करनी चाहिए? शक्ति मिलती है कि नहीं इसके माध्यम से? भाई इन दोनों में है, ये कॉमन है, ये हर हालत में सही होगा। हमें विचार करना है सिर्फ़ इस पे। ये सही है कि नहीं? अगर ये सही है तो ठीक है, हम बी की तरफ जाएँगे और ये गलत है तो ए की तरफ जाएँगे। इन दोनों पे टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ये कभी-कभी जल्दबाज़ी में हमें ध्यान नहीं आता, हम फालतू के ऐसे विकल्पों पे सोच रहे होते हैं जिस पे नहीं भी सोचेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसके बाद पॉलिटी में यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। आपसे पूछा गया है कौन-सा सही है? पढ़िए ज़रा इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। नॉर्मली थंबनेल पे लिख दिया जाता है, बोलने के लिए बोल देता हूँ कि ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। कायदे से देखा जाए तो इसमें ट्रिक जैसी कोई बात आज तक मैंने कही नहीं है। बस बोलचाल में मैं बोलता रहता हूँ ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है। असल में मैं आपके अंदर वो सेंस, वो समझदारी डेवलप करना चाहता हूँ, जो आपकी पढ़ाई के इक्वल या उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लेने का असली मकसद क्या है? समझिए। पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हर जगह इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखेंगे, कंफ्यूज करने वाले। और इस तरह से मेरा मतलब ये है कि 3-4 कथन दे दिए गए हैं और वो अपने आप में किसी तथ्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। तथ्य का मतलब हमेशा आंकड़ा नहीं होता, तथ्य कुछ कहा गया, उसमें एक बात कही गई है और हर कथन के बारे में हमें सोचना पड़ रहा है। लेकिन इसी में एक कथन ऐसा होता है जो निहायत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, जिसको आप पलक झपकते ही जान जाएंगे कि आसान है, ये मैंने पढ़ा है। बस उसे पहचानना होता है। उसे जब आपने पहचान लिया तो बाकी कथन कितने बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं, कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना कठिन लग रहा है, उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये कथन, ये जो मैं बात कह रहा हूँ तथ्य, ये मिलान वाले में भी दिख जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 तो बहुत ही कठिन है, एक पता है कि ये वाला किससे जाके मिलेगा और जैसे ही आपने उसे मिलाया, इधर जो नीचे कूट दिए गए हैं, तुरंत आप देखेंगे कि हाँ, ए को हमने सी से मिलाया, ए सी कहाँ से मिला है, पता चलेगा कि चाहिए बी वाले में मिल जाएगा, तुरंत आंसर मिल जाता है। वही तरीका आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो तथ्य दिए गए हैं, मैं पढ़ के सुनाऊँ क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो इस पर विचार कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 2 जगहों का राज्यपाल बन सकता है? कुछ लोगों के लिए आसान है, पढ़े हैं, कहेंगे हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए ये गलत है। कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? एक आदमी 2 जगह राज्यपाल, अच्छा कोई ऐसा था कि नहीं, याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ फँस सकते हैं। अच्छा, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कितना बढ़िया लाइन है, आहा! मज़ा आ गया। गलत लाइन है। ये फिसलाने वाली लाइन है कि हाँ जी, जिस तरह से केंद्र में होता है, उसी तरह से राज्य में भी हो रहा है। राष्ट्रपति का जो रोल है, उसी तरह का राज्यपाल का रोल है, हो गया। कितना बढ़िया। नहीं, जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति में राज्यपाल की कितनी भूमिका, राष्ट्रपति की कितनी भूमिका, ये सारी चीज़ें। ठीक है? और कह रहा है कि ठीक वैसे ही बहुत सारे अंतर हैं यहाँ पे भी। ठीक है? तो खैर, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति वाले को ध्यान में रखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। कुल मिला के ये कि आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी-सी भी पढ़ाई की है स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में, राज्य विधायी के बारे में, और करंट अफेयर में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि रखना चाहिए, थोड़ा नहीं ज़्यादा, तो ये वाली लाइन में आपको मेरे ख़्याल से कन्फ्यूजन नहीं होगी कि संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। बहुत साल में 100 बार चर्चा होती है और ख़ासकर जब सरकारें बदलती हैं, फटाफट अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल बदल जाते हैं। केंद्र की सरकार बदली, केंद्र सरकार ने अपने-अपने हिसाब से राज्यों की सरकारें, मतलब राज्यपाल बदल दिए। कोई नियम नहीं है, कोई ये फिक्स रूल नहीं है कि इस तरीके से नियुक्ति होगी, इस तरीके से हटाया जाएगा, वो केंद्र सरकार अपने हिसाब से कर लेती है। ये वाला अक्सर चर्चा में होता है, ये बहुत ही आसान मैं मान के चल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि
आप मेरे नज़रियों को अडॉप्ट कर लें और कह दें कि हाँ सर आप कह रहे हैं तो बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति है जो पढ़ा रहा है वो कहता है कि ये तो बहुत आसान है। पढ़ने वाले को लग रहा है कि नहीं, नहीं आसान उतना भी नहीं है जितना आप भाव दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सेंस है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप चाहे किसी भी लेवल पे हों, ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएँगे हर पेपर में कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक कथन ये बहुत आसान है और यही मेन भी है। यूपीएससी ने जानबूझ के बाकी कठिन बनाए हैं ताकि यहाँ से ध्यान हट जाए। इसको आप पकड़ के विकल्प खोजने जाएँगे तो आप सही उत्तर तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? बाकी यह भी है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से ज़रा पढ़िए तो। संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। मतलब ये अधिनियम जो है अधिनियम बनाया गया था और उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। कमाल की चीज़ देखिए, शब्द लाभ का पद और ये शब्द, इन दो कथनों को देखा जाए तो बड़े से बड़े धुरंधर यहाँ पर आके धूल फांकेंगे जिनको इस बात का घमंड है कि उन्होंने खूब पढ़ाई की है। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था इसकी चर्चा बहुत कम लोगों को पता थी कि इस समय अधिनियम बनाया गया था, उसमें लाभ के पद के बारे में, लाभ का पद कई सालों तक लगातार चर्चा में रहा है। लेकिन उसके मैंने इसके बारे में बताया था कि कैसे करंट में चीज़ों को पकड़ के वापस स्टैटिक में जाना है, ये सब तरीके मैं बताता रहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, तो यहाँ पर अपने ज्ञान के आधार पर सोचेंगे तो फंस जाएंगे कि वहाँ पर ये बात कही गई है 5 बार संशोधित। ये सबसे बड़ा खेल तो यही हो गया, 5 बार संशोधित किया गया, पता है कि नहीं। लेकिन ये जो शब्द है, अगर आपने ट्रिक जो मैंने बताई है, ट्रिक कहना ठीक है, मतलब काम चलाने के लिए ठीक है। जो बात मैंने बताई है कि अगर कहीं लिख दे कि भली भांति परिभाषित किया गया, या भली भांति ना भी लिखे, सिर्फ लिख दे परिभाषित किया गया है, मतलब वो गलत है। और जब वो गलत है तो तीसरा गलत होने का मतलब है कि ये तीनों गलत है और ये सही है। तो अब ये इन दोनों के बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे थे तो भी सिर्फ एक बात आपने पकड़ी थी कि यूपीएससी कभी भी परिभाषा कहीं लिख दे कि संविधान में परिभाषा दिया है, बस वो गलत ही दे रही है। पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अब यूपीएससी का कोई मेंबर देखे कहे कि नहीं अब परिभाषित में ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई यूपीएससी का मेंबर बैठ के मेरी वीडियो नहीं देख रहा, आप निश्चिंत होकर ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं और इनके आधार पर हल कर सकते हैं। ठीक है ना? कुछ लोगों के दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि यार यूपीएससी ने आगे चल के बदल दिया, तो जाइए छोड़ के चले आइए, बाद में पछताइएगा। बदल दिया, अभी तो नहीं बदल रही है। ठीक है? तो अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तब तो कर लीजिए, नहीं तो यूपीएससी कहीं बदल दी होगी तो फिर रहने दीजिए। ये बात याद होने के बावजूद छोड़ के आ जाइए, और नहीं तो सफल होना है वैसे भी क्वेश्चन छोड़ के आप आते, कुछ मिलता नहीं। तो थोड़ा सा रिस्क लेके देखिए इस जगह पे, हो सकता है कि आपको 2 नंबर मिल जाए। 0.1 नंबर से भी जो है आपको सिलेक्शन होना और नहीं होना तय हो जाता है आपका। यहाँ तो 2 नंबर मिल रहा है। खैर, तो ये आपने ट्रिक लगा दिया, सही हो गया। बाकी एक ट्रिक और है, वो ट्रिक नहीं है, पैटर्न की समझ है, और एक अलग तरह की पैटर्न है। आप गेस करिए मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। हमारा भी एक पैटर्न चल रहा है, 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। टॉप 300 की सीरीज चल रही है, नोट बहुत संक्षिप्त में है, कुछ ही घंटों में बार बार रिवाइज कर सकते हैं। फटाक से नोट लीजिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो भी ट्रिक्स बता रहे हैं उनको आजमा लीजिए। उसमें भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ही ध्यान में रख के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उसके लिए क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए। नीचे स्टडी विथ मास्टर ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अरे यार ऐप में क्या मैसेज करना है, मतलब ये काम लंबा चल रहा है ना व्हाट्सएप वाला, तो वही मैं कह देता हूँ कि मैसेज कर दी। वहाँ मैसेज नहीं करना है, आप डाउनलोड करिए, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है? फीस बहुत कम रखी गई है, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से भी आपको इसका लाभ लेना चाहिए। और जो समय बचा है ना, उसमें मुझे लगता है कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ लें तो बहुत है। टॉप 300 पढ़ लिया, बेसिक पे थोड़ा ध्यान दे दिया, हो गया।
इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जाइए इसका लाभ लीजिए जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं आपके काम की, उसका लाभ लेना है। तो बस, और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।